हेलो स्टूडेंट। तो आई थिंक आप लोगों का प्रिपरेशन फुल फ्लेज में चल रहा होगा, तो उम्मीद है अच्छा होगा। बस कॉन्फिडेंस रखना है। कॉन्फिडेंस ऐसे ही बिल्डअप हो जाएगा कि आपको मालूम है कि जो भी बच्चा 90 बायो में क्वेश्चन आने वाले हैं, 90 आउट ऑफ 90 एनसीईआरटी बुक से ही आने वाले हैं, जिसे आपने कई बार पढ़ा है ना। तो सबसे पहला कॉन्फिडेंस तो यही है कि आपको पहले से मालूम है कि आपका बच्चा क्वेश्चन पेपर कहाँ से आ रहा है ना। ये बच्चा 90 पहले थोड़ा डिफिकल्टी होता था, जब थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आते थे, थोड़ा हाई फाई क्वेश्चन आ जाते थे, तो हमें पता नहीं चलता था कितना पढ़ना है ना, कितना पढ़ना। आज से 2 3 साल 4 साल पहले ये बड़ा कंफ्यूजन था बच्चों में, सर हम कितना पढ़ें, हो सकता है एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ गया तो। लेकिन अब आपका डोमेन तो क्लियर है ना, आपका डोमेन तो क्लियर है, बस एनसीईआरटी से ही आने वाले। अगर 2 3 आ गया बच्चा, आएगा ही, पिछले बार तो एक भी क्वेश्चन नहीं था। अगर आ भी गया तो 2 3 छोड़ दीजिएगा, फिर भी टॉप रैंक में आप रहिएगा ना, तो इसका टेंशन नहीं लीजिएगा। ठीक है, तो 90 एक तो ये। सेकेंड, अब जो लगातार पेपर बना रहे ना, मान लो बच्चा 20 पेपर करके जा रहे हो लास्ट 10 डेज में, 20 डेज में। मान लो बच्चा 20 पेपर किया, एक पेपर में 200 क्वेश्चन होते, यानी बच्चा 4000 क्वेश्चन, 4000। समझ में आ रहा है? 4000 क्वेश्चंस अगर आप बना के जा रहे हो, ऐसे ही आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप, ऐसे ही आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप है ना। तो आप क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस कीजिए। लास्ट में बच्चा हर दिन 2 पेपर जरूर बनाना चाहिए, और हर ऑप्शन को अच्छे से पढ़ना चाहिए। जहां पर बच्चा विच इज नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट, हाल फिलहाल एक बच्चे ने मुझे क्वेश्चन भेजा, ये बताइए कि जो रोजी कॉव है उसे जो अल्फा लैक्ट एल्बुमिन निकलता है उसका कितना अमाउंट है। पहला ऑप्शन था बच्चा 2.4 मिलीग्राम पर लीटर। बच्चे के दिमाग में लगा रहे 2.4 तो है ही ना ऑप्शन में, एनसीईआरटी में 2.4 तो लिखा ही है। फर्स्ट ऑप्शन कर दिया ना, आंसर निकल गया बच्चा नन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव, क्योंकि यहाँ था 2.4 मिलीग्राम और एनसीईआरटी में क्या था 2.4 ग्राम ना। तो समझो थोड़ा सा सिली मिस्टेक, बच्चे के दिमाग में सही था 2.4 तो है, लेकिन मिलीग्राम है, नैनोग्राम है, किलोग्राम है, नहीं मालूम, आंसर गलत ना। एक अभी बच्चे ने कुछ क्वेश्चंस भेजे कि फर्स्ट एंटीबायोटिक्स रिलीज फ्रॉम बैक्टीरिया, फर्स्ट एंटीबायोटिक रिलीज फ्रॉम बैक्टीरिया। पहला ऑप्शन था पेनिसिलिन, सभी ने पेनिसिलिन कर दिया, क्योंकि हमारे दिमाग में सेटअप है ओ एंटीबायोटिक्स है तो पेनिसिलिन ही तो आंसर होगा, लेकिन आंसर गलत। क्यों? क्योंकि फर्स्ट एंटीबायोटिक फ्रॉम बैक्टीरिया पूछा, हम फंगस वाले बदलिए, पेनिसिलिन फंगस से तो, पेनिसिलियम नोटेटम से तो निकाला जाता है, तो देखो गड़बड़ हो गया ना। इसलिए मैं बोलता हूँ क्वेश्चन पढ़ने के दौरान अब जरूर बच्चे इस चीज को मार्क कर लीजिएगा, जैसे उसमें पूछा था क्वेश्चन ना कि विच एंटीबायोटिक्स इज रिलीज फ्रॉम बैक्टीरिया। बैक्टीरिया बेटा की पॉइंट था, बैक्टीरिया को नोट करना था, टिक आउट करना था, यानी कि हमें गड़बड़ नहीं करना है। तो इससे पिछले साल बच्चे ने गड़बड़ किया कि ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन विच एंजाइम ना डीएनए को ओपन करेगा। ट्रांसक्रिप्शन के दौरान में डीएनए के दो डबल स्टैंड है, दोनों स्टैंड को खोलने में कौन हेल्प करेगा। पहला ऑप्शन बच्चे ने देखा, आंसर करके आ गया डीएनए हेलिकेस। मैंने भी देखा, मैंने भी आंसर यही किया डीएनए हेलिकेस ना। लेकिन जब पता चला तो वहां पर लिखा था बच्चा लोग ट्रांसक्रिप्शन, और एनसीईआरटी में वर्ड है ट्रांसक्रिप्शन में कोई हेलिकेस, एसएसबीपी प्रोटीन, टोपोआइसोमेरेज की जरूरत नहीं होती, डीएनए गाइडेंस की जरूरत नहीं होती। आरएनए पॉलीमरेज इज सेल्फ सफिशिएंट, एनसीईआरटी का लाइन है, आरएनए पॉलीमरेज सेल्फ सफिशिएंट है, जिससे डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को एक दूसरे से अलग कर सके। तो देखो ना, अगर वो क्वेश्चन रेप्लिकेशन में पूछता तो डीएनए हेलिकेस करेक्ट था, जानबूझ के ऑप्शन दिया गया डीएनए हेलिकेस, क्योंकि तुम ट्रैप हो जाओ, तुम फंस जाओ, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में सेटअप है हेलिकेस आंसर होगा, लेकिन वहां पर फंसा दिया ना। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, मतलब एनसीईआरटी की होते, लेकिन बच्चा उसमें कुछ कीवर्ड घुसा रहता है ना, जैसे कि ऐसे क्वेश्चन बहुत गलत हो जाते हैं। विट इज रॉन्गली मैच, विट इज रॉन्गली मैच्ड, और बच्चा रॉन्गली अगर नहीं देखा, केवल देखा मैचिंग कौन सा है ना, बस ये देखा बच्चा, विच इज रॉन्गली मैच नहीं पढ़ा, केवल मैच देखा, पहला ऑप्शन मैचिंग वाला दिख गया, बच्चा खुश हो गया, ये ऑप्शन कर दिया, कि उसे तो लग रहा था मैचिंग कौन सा है, लेकिन पूछ रहा है रॉन्गली मैच, यानी 3 ऐसे ऑप्शन होंगे जिसमें मैचिंग करेक्ट होगा, एक में रॉन्ग होगा, हमें वो वाला रॉन्ग वाला ढूंढना है ना। जैसे पूछ दिया बच्चा फिग एंड वास्प है ना, ऑर्किड एंड ओफायरस है ना, क्लॉनफिश एनीमोन है, एंड ऑर्किड एंड बम्बल बीज है। या फिर एक और पूछ दिया कि जो आपका
जो आपका पीपल का पेड़ है और उसके ऊपर में आपका जो एक जो आपसे समझते हो इपीफाइट्स वाला एग्जांपल, वो अलग देती है, वो कुछ भी दे सकता है, वो कुछ भी दे सकता है ना। कक्कू एंड क्रो का रिलेशन जो अपने ब्रूड पैरासिटिन पर थोड़ा सा चेंज कर देगा, बैलेनस कैथल में थोड़ा सा बच्चा चेंज कर देगा, तो ये याद, वहां पर गड़बड़ नहीं करना है आपको ना। यही वहां पर रॉन्गली मैच है, उसको आपको अंडरलाइन करना था कि गड़बड़ ना हो। तो चलिए ना, तो मेरे में से आप बस ये याद रखिए कि वहां बच्चे गलती नहीं कर, तुम्हें कॉन्सेप्ट आता है वहां बच्चे गलती मत कीजिएगा, सिली मिस्टेक बस मत कीजिएगा। बाकी बच्चा हाई फाई क्वेश्चन आए गलत हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने बोला ना कि अगर बच्चा आप एक आसान सा क्वेश्चन जो एनसीईआरटी का वो गलत करते हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है वो बच्चा गलत करते हैं तो 18 लाख बच्चे करेक्ट करेंगे, आप इनकरेक्ट करोगे तो आपका रैंक 18 लाख नीचे जाएगा। क्वेश्चन आ गया, हु डिस्कवर्ड द सेल, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, आपने बेटा दिमाग लगा दिया था, सेल लिविंग शायद पूछ रहा होगा, एंटोन वॉन लिविंग कर दिया ना, तो बच्चा सारे बच्चे ने रॉबर्ट हुक किया, तुम बेटा उल्टा दिमाग लगा दी ना, तो समझो 18 लाख रैंक तुम्हारा नीचे गिर गया, 18 लाख से तुम नीचे चले गए। अब इसको मेंटेन करने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन बनाना है, एकदम डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाना है, थोड़ा कंट्रोवर्शियल वाला बनाना है, तो बेटा वो बहुत डिफिकल्ट काम है। तो इतना मानिए कि जो इजी क्वेश्चन हो उसे मत गलत कीजिए, बस इतना आप मान के चलिए ना, एग्जाम में इजी क्वेश्चन को ना गलत कीजिए। जो इजी है बच्चा उसमें ज्यादा टाइम देना चाहिए, और चारों ऑप्शन को तो पढ़ने ही चाहिए, बायो में तो खास करके चारों ऑप्शन को तो पढ़ना ही चाहिए। हाँ, जिसे बोल दिया मैंने पहले ही बताया, सेल वॉल ऑफ फंजाई में डब्बा, पहला बच्चा काइटिन देखा आंसर कर दिया, गलत हो जाता है, क्योंकि सेकंड ऑप्शन पॉलीसेकेराइड भी था, थर्ड ऑप्शन काइटिन प्लस पॉलीसेकेराइड है। हाँ, कुछ कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन होंगे उसको अच्छे से करके जाइएगा, जैसे काइटिन होमोपॉलीसेकेराइड या हेटेरोपॉलीसेकेराइड है तो बच्चा आप होमोपॉलीसेकेराइड कीजिए। सल्फर मोटाइल एलिमेंट है, नॉन मोटाइल है, अब बच्चा मोटाइल करके जाइएगा। जी नॉट फेज में एग्जिट होगा सस्पेंडेड होगा, एग्जिट करके जाइएगा। तो कहीं कहीं पे ऐसे पॉइंट्स है जो आप बच्चा फंसा रह जाता है। हाँ, तो बायो में एकदम एनसीईआरटी बेस्ड होगा क्वेश्चन, पेपर अच्छे से बनाइए, एनसीईआरटी को रीड करिए, अभी भी आपके पास सफिशिएंट टाइम है ना, क्योंकि आपने पहले से पढ़ रखा है। रिवीजन में कितना टाइम लगता है? तो बहुत सारे बच्चे का मैसेज आया मेरे पास में कि सर फोटोसिंथेसिस हमें अच्छे से समझ में आ गया, 1 घंटे में हो गया सर, इनफ था। एक शॉर्ट का लेक्चर ठीक होता है सर, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं। तो इसी तरह से एक रेस्पिरेशन का करा दीजिए सर, उसमें बड़ा बैलेंसिंग में गड़बड़ करते हैं, एटीपी कहाँ कितना बना, ईटीएस में कहाँ कितना बना, ग्लाइकोलिसिस में कितना बना, थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो लास्ट में एक ब्रश अप हो जाता तो सही हो जाता। तो मैं आज केवल आपको रेस्पिरेशन करा देता हूं, अगले क्लास में बच्चा प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का स्टार्टिंग पार्ट, हेट्रोफिली क्या है, ज्योमेट्रिक ग्रोथ क्या है, अरिथमेटिक ग्रोथ क्या है, लैग फेज में क्या होगा, वो स्टार्टिंग वाला पार्ट, फिर वर्नलाइजेशन, फोटोपीरियोडिज्म थोड़ा करा दूंगा ना। तो आज हम लोग केवल रेस्पिरेशन में देखेंगे बैलेंस शीट। चलिए, तो आपको कोई हाई फाई वर्ड नहीं जानना है, यहाँ कोई हाई फाई वर्ड नहीं जानना है, सिंपल रेस्पिरेशन में बस ये मान के चलिए ना कि ये बच्चा आपका सेल है, ये बच्चा आपका सेल है, इस सेल को बच्चा एनर्जी चाहिए, हर सेल को एनर्जी चाहिए, जिंदा रहना है तो एटीपी चाहिए ही चाहिए, एनर्जी चाहिए ही चाहिए, ठीक है। इस सेल को एनर्जी कैसे मिलेगा? तो सेल ने बच्चा ले लिया ग्लूकोज, ध्यान से सुनिएगा बच्चा, ग्लूकोज के अंदर में C6H12O6, ये ठीक है, चलिए ठीक है, ये ग्लूकोज है बच्चा। ग्लूकोज के अंदर देखिए कितने बॉन्ड है, कार्बन कि कितने बच्चा, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है ना। ये कार्बन कार्बन के बीच में कौन है कोवेलेंट बॉन्ड है, उसमें बच्चा एनर्जी स्टोर्ड है। जो ग्लूकोज है एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, उसमें कार्बन है, 6 कार्बन है, आपस में जुटे, उसमें बॉन्ड बना है कोवेलेंट बॉन्ड, इस बॉन्ड के अंदर बच्चा एनर्जी है। अगर इस बॉन्ड को आप स्टेप वाइज तोड़िएगा, एक साथ नहीं बच्चा, वो कंबशन हो जाएगा, एक साथ तोड़िएगा इतना एनर्जी निकलेगा कि आप उसको अपने लिए यूज नहीं कर सकते। ये कंबशन, हम रेस्पिरेशन पढ़ रहे, रेस्पिरेशन में स्टेप वाइज स्लो मैनर में स्टेप वाइज टूटेगा, एंजाइमेटिक प्रोसेस है, तो ये हमें स्टेप वाइज इस सारे 6 कार्बन को बेटा तोड़ना है। टूटेगा तो एनर्जी निकलेगा, 6 कार्बन टूटेगा तो 6 CO2 निकलेगा, लॉजिक।
ना, लेकिन बच्चा ऑक्सीजन के हेल्प से तोड़िए तो कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, एनर्जी भी ज्यादा निकलेगा ना। कुछ बच्चा बढ़िएगा 686 किलो कैलोरी एनर्जी निकलेंगे, यानी एक्सर्गोनिक प्रोसेस है, एक्सर्गोनिक है ना। चलिए अब देखिए सर, बिना ऑक्सीजन के तोड़ेंगे तो कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होगा बच्चा, तो ये पूरी तरह से नहीं टूटेगा, ये इथाइल अल्कोहल, ये लैक्टिक एसिड में ही कन्वर्ट हो जाएगा, ज्यादा टूटेगा नहीं, तो बच्चा एनर्जी भी ज्यादा नहीं निकलेगा, तो वहां पर एटीपी का अमाउंट बेटा 2 ही एटीपी बनेगा, बड़ा है फर्मेंटेशन में 2 एटीपी, और एरेबिक में कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा तो एनर्जी ज्यादा निकलेगा, तो लगभग 38 एटीपी। बच्चा बड़ा कंफ्यूज होता है सर 38 या 36, वो क्लियर कर दूंगा, आपको बेटा 38 ही करना है क्योंकि एनसीईआरटी में 38 मेंशन है। चलिए क्या कंफ्यूजन में क्लियर कर सर, तो क्या स्टेप वाइज नहीं टूटे, स्टेप वाइज टूटेगा सर। सबसे पहला स्टेप, ये ग्लूकोज बच्चा ग्लूकोज है 6 कार्बन का, एक मॉलिक्यूल ले लिया, एक मॉलिक्यूल ले लिया, कितने कार्बन बच्चा 6 कार्बन है। सबसे पहले वो जाएगा, सबसे पहले वो जाएगा ना स्टेप नंबर ए में बच्चा, जिसका नाम है ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस जिसे आप ईएमपी पाथवे भी कहते हैं। क्यों कहते हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 3 साइंटिस्ट इम्डन, मेयरहोफ, पारानाज ने ढूंढा था, इसलिए इसे ईएमपी पाथवे भी कहते हैं। कोई ऑक्सीजन का नीड नहीं है, इसलिए एरोबिको एनारोबिको दोनों में होगा, ये कॉमन पाथवे। ये एरोबिको एनारोबिको यानी फर्मेंटेशन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चा, ये दोनों में चलेगा, कोई ऑक्सीजन की नीड नहीं है, ना यहाँ ऑक्सीजन इनटेक होगा ना CO2 निकलेगा, ना ऑक्सीजन इनटेक होगा ना CO2 निकलेगा, या कोई डिकार्बोक्सिलेशन नहीं होना है, कोई ऑक्सीजन की नीड नहीं, इसलिए सेल में ऑक्सीजन नहीं हो तब भी चलेगा, सेल में ऑक्सीजन है तब भी चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। सर क्या बनेगा, ये बनेंगे 6 कार्बन वाले, ध्यान से देखिए 6 कार्बन वाले बच्चा बीचों बीच से टूट गए, तो ये बन गया 3 कार्बन के प्रोडक्ट, 3 कार्बन के प्रोडक्ट बन गए, जिसे बच्चा 3 कार्बन के प्रोडक्ट को, सर 3 कार्बन के प्रोडक्ट कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, अरे 6 कार्बन का एक मॉलिक्यूल था, बीच से डंडा चलाया टूट गया, तो ये अब तो 2 मॉलिक्यूल बनेगा ना, 2 मॉलिक्यूल बनेगा ना, इसी का नाम है बच्चा पायरुविक एसिड, इसी का नाम है बच्चा PA पायरुविक एसिड। याद हो गया, कितने कार्बन का, फिर से मैं बोल दूं 3 कार्बन का बच्चा, कितने मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल, 2 into 3 6, एक ग्लूकोज 6 कार्बन, तो 2 पायरुविक एसिड, एक पायरुविक एसिड, 3 कार्बन, 3 और 3 कितने होते हैं 6 होते हैं, बैलेंस है, यानी कोई CO2 लॉस नहीं हुआ, 6 के 6 हमारे पास बैलेंस फॉर्म में है। ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में चलेगा, ग्लाइकोलिसिस को EMP पाथवे कहेंगे, कोई CO2 डिकार्बोक्सिलेशन नहीं होगा, कोई O2 कंज्यूम नहीं होगा, एरोबिको एनारोबिको दोनों में होगा, कॉमन पाथवे कहलाएगा, कॉमन पाथवे कहलाएगा। कितने स्टेप का होगा थोड़ी देर बाद बताऊंगा, 10 स्टेप के, 10 स्टेप के, कितना एनर्जी बनेगा बताऊंगा, CO2 कितना बनेगा लड्डू, ठीक है, वाटर कितने बनेंगे डिस्कस करेंगे अभी थोड़ी देर बाद। अब बच्चा सेल के अंदर में ऑक्सीजन है या नहीं है, अब डिसाइड होगा, पायरुविक एसिड बना दो, पायरुविक एसिड बना दो, अब डिसाइड करेगा सेल के अंदर सफिशिएंट ऑक्सीजन है प्लस O2, अगर सफिशिएंट ऑक्सीजन है तो वो बच्चा एरोबिक की तरफ लीड करेगा, अगर सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं है तो ये बच्चा उसी साइटोप्लाज्म में रह जाएगा और एनारोबिक यानी फर्मेंटेशन की तरफ जाएगा, -O2 तो ये बच्चा फर्मेंटेशन की तरफ जाएगा। सर अगर ऑक्सीजन है तो पहला स्टेप ग्लाइकोलिसिस हुआ, पायरुविक एसिड बने, और ये बच्चा ये चला जाएगा पायरुविक एसिड इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया, आगे का सारा प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं, आगे का सारा प्रोसेस ना वो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 2 मेम्ब्रेन है, आपको मालूम है आउटर और इनर, अगर आपने सेल चैप्टर पढ़ा है तो आउटर मेम्ब्रेन मोर परमिएबल होता है, उसमें पोरीन्स होते हैं, लार्ज साइज के पोर्स होते हैं, ये बच्चा डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स होता है, इसके अंदर में राइबोसोम होते हैं, सर्कुलर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, सेमी ऑटोनोमस कहलाता है। चलिए ठीक है, राइबोसोम यहाँ 70S होते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, डीएनए का एक ही होता है, एक ही डीएनए होते हैं, सर्कुलर शेप के होते हैं। चलिए ध्यान से देखिए, अब पायरुविक एसिड कहां एंटर किया, तो साइट जो माइटोकॉन्ड्रिया का फ्लूइड पार्ट है जिसे आप बच्चा मैट्रिक्स कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं, यहां पायरुविक एसिड एक रिएक्शन में जाएगा बच्चा, लिंक रिएक्शन,
सर लिंक रिएक्शन का मतलब लिंक, बच्चा नाम मिलेगा लिंक, जोड़ने वाला। लिंक रिएक्शन वो रिएक्शन है जो ग्लाइकोलिसिस को क्रेब साइकिल में जोड़ेगा। ग्लाइकोलिसिस यहाँ है, क्रेब साइकिल यहाँ है, दोनों को जोड़ने वाला लिंक रिएक्शन। हालांकि एनसीईआरटी में नाम नहीं है लिंक रिएक्शन, लेकिन काम दे रखा है, क्या होगा मैं डिस्कस करूंगा ना। तो यहां पास आपके दो मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड, बच्चा दो मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड इंटर कर गए। एक पायरुविक एसिड 3 कार्बन का था, दो पायरुविक एसिड बच्चा 6 कार्बन हो गए ना। कार्बन बैलेंस रखिएगा। लिंक रिएक्शन में क्या होगा, ध्यान से सुनिए। जो 3 कार्बन का पायरुविक एसिड है, एक CO2 को लूज करेगा। तो बेटा दो पायरुविक एसिड है, दो लिंक रिएक्शन चलेंगे, दो CO2 का लॉस हो जाएगा। एक पायरुविक एसिड से एक कार्बन CO2 के फॉर्म, दो पायरुविक एसिड है, दो कार्बन रिलीज हो जाएंगे। दो मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड, दो CO2 रिलीज हो गया। सर क्या बनेगा, 3 कार्बन के थे, एक CO2 निकाल दिया तो दो कार्बन के प्रोडक्ट बने, एसिटाइल कोएंजाइम ए। एसिटिक एसिड से याद करो ना, एसिटिक एसिड कितने कार्बन का होता है सर, एसिटिक एसिड तो 2 कार्बन के होते, बस वहीं से याद रख लीजिए। तो एक ग्लूकोज 6 कार्बन, दो पायरुविक एसिड, एक पायरुविक एसिड 3 कार्बन, दो पायरुविक एसिड 6 कार्बन। 2 बार लिंक रिएक्शन, एक पायरुविक एसिड से एक CO2 निकला, एक एसिटाइल कोएंजाइम 2 कार्बन का। दो पायरुविक एसिड तो दो एसिटाइल कोएंजाइम में, एक एसिटाइल कोएंजाइम 2 कार्बन के, दो एसिटाइल कोएंजाइम में 4 कार्बन हो गए, 2 CO2 का लॉस हो गया, पहली बार डिकार्बोक्सिलेशन। चलिए एसिटाइल कोएंजाइम में कितने मॉलिक्यूल है सर, 2 मॉलिक्यूल है, तो यहां पर 2 बार साइक्लिक रिएक्शन होगा, क्रेब्स साइकिल। एक ग्लूकोज था, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज, दो पायरुविक एसिड, दो पायरुविक एसिड, दो लिंक रिएक्शन, दो एसिटाइल कोएंजाइम है, तो क्रेब साइकिल में एक क्रेब साइकिल में एक एसिटाइल कोएंजाइम जाएगा, तो दो एसिटाइल कोएंजाइम में 2 बार क्रेब साइकिल चलेगा, 2 टाइम्स क्रेब साइकिल चलेगा। याद हुआ, एक बार में एक एसिटाइल कोएंजाइम जाएगा, कितने कार्बन वाले, 2। क्रेब साइकिल दोनों कार्बन को CO2 के फॉर्म में रिलीज कर देगा, यानी एक क्रेब साइकिल में 2 CO2 डिकार्बोक्सिलेट हो गए, तो 2 बार क्रेब साइकिल चलेगा, 4 CO2 का लॉस, 2 लिंक रिएक्शन में लॉस, 6 CO2 कहां से निकले, क्लियर कट है। ग्लाइकोलिसिस में लड्डू, लिंक रिएक्शन में 2 CO2, 2 एसिटाइल कोएंजाइम में 2 बार क्रेब साइकिल, एक क्रेब साइकिल में एक एसिटाइल कोएंजाइम गया 2 कार्बन का, तो बच्चा क्रेब साइकिल के दौरान में दोनों कार्बन CO2 के फॉर्म में रिलीज होगी, 2 क्रेब साइकिल तो 4 CO2 हो गया ना, तो 4 और 2 कार्बन डाइऑक्साइड। अब मत पूछिएगा, चलिए 2 बार क्रेब साइकिल चला, चलिए सर हो गया। तो थर्ड स्टेप कौन है, सी स्टेप कौन हुआ, क्रेब साइकिल कहां चला, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब इस दौरान ग्लाइकोलिसिस के दौरान बच्चा ऑक्सीडेशन होता है, हाइड्रोजन निकलते हैं, हाइड्रोजन निकलते हैं, लिंक रिएक्शन के दौरान हाइड्रोजन निकलता है, हाँ हाइड्रोजन निकलते हैं, क्रेब साइकिल के दौरान बच्चा हाइड्रोजन निकलता है। इस हाइड्रोजन को बच्चा या तो NAD+ पकड़ लेगा और कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन को पकड़ करके NADH और H+ में, कहीं पे NADH2 लिख देगा, कहीं पे बच्चा NADH2 लिख देगा, ये ज्यादा बेटर NADH है। इसी तरह से FADB कहीं पास बच्चा हाइड्रोजन को पकड़ लेगा, H2 पकड़ा, एनसीईआरटी में FAD+ होगा, FAD केवल याद रखना है, हाइड्रोजन को पकड़ा FADH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनना है बच्चा, ट्रिक दे देता हूं कि बाद में बच्चा कोई कंफ्यूजन ना हो। एक ग्लूकोज है C6H12O6, एक ही ट्रिक से पूरा चैप्टर में फिनिश कर दे रहा हूं, कभी लाइफ में कंफ्यूजन नहीं होगा ना। MBBS कॉलेज में जाओगे तो भी यही पार्ट आएगा, मेरा वर्ड याद रखना। ग्लूकोज के अंदर 12 हाइड्रोजन है, 12 हाइड्रोजन है बच्चा, 12 हाइड्रोजन है, 12 बार ऑक्सीडेशन होगा, यानी 12 बार हाइड्रोजन को स्टेप वाइज हटाया जाएगा, 12 बार बेटा हाइड्रोजन को स्टेप वाइज हटाया जाएगा, जिसमें से 10 बार हाइड्रोजन को हटाने के लिए NAD+ आएगा और 2 बार बच्चा FAD आएगा। इतना याद रहेगा क्या, यानी ग्लूकोज में 12 हाइड्रोजन है, 12 बार ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन मतलब हाइड्रोजन का निकलना, कई केवल लिख देंगे बच्चा रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, अरे हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों होते हैं ना। चलिए तो ये हाइड्रोजन को निकाल लेंगे बच्चा, ये हाइड्रोजन को निकाल लेंगे, देखिए हाइड्रोजन निकल गया ना,
किसने निकाला? नेड और फेड ने। कितने हाइड्रोजन है? 12। तो 12 बार ऑक्सीडेशन होगा, 10 बार नेड साहब करेंगे, 2 बार बेटा फेड साहब करेंगे। सर फेड कहां करेगा? ये तो इंपॉर्टेंट हो गया, नेड तो बाकी जगह कर रहा है, फेड कहां करेगा बताऊंगा। चलिए सर, नेड ने हाइड्रोजन ले लिया, फेड ने हाइड्रोजन ले लिया, करेगा क्या? ये बच्चा जाएगा ईटीएस में। सर ईटीएस कहां लोकेटेड है? ये नीट का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस साल का केस क्वेश्चन मैं कर देता हूं, 100% पेपर में छप चुका है, ये क्वेश्चन आ चुका है, बस उस दिन का वेट कर लो, उस दिन जाके बस टिक आउट कर देना है ना। तो आंसर होगा बच्चा इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पे ईटीएस लोकेटेड होगा। सर इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में कहां? बेटा पूरे जगह पे, पूरे जगह पे, पूरे जगह पे लाखों ईटीएस है। ऐसा नहीं बच्चा कि एक ईटीएस है, लाखों ईटीएस है पूरे मेम्ब्रेन पे। हाँ लेकिन सर जो क्रिस्टी होता है तो वहां पर ज्यादा होता है क्या? हाँ सरफेस एरिया बढ़ गया है तो वहां पर ज्यादा होगा ना। तो इसलिए ध्यान से बच्चा इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कर दीजिए, क्रिस्टी ऑप्शन है क्रिस्टी कर दीजिए, दोनों है तो दोनों कर दीजिए, लेकिन वो बच्चा इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ही ऑप्शन में देंगे, लेकिन 4 ऑप्शन जरूर पढ़िएगा। लेकिन बच्चा अगर प्रोकैरियोट्स आ गया तो प्रोकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, ये याद रखिएगा। प्रोकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता बच्चा, वहां मीसोसोम होगा, क्योंकि ईटीएस चलने के लिए मेम्ब्रेन चाहिए, ईटीएस चलने के लिए मेम्ब्रेन चाहिए, और प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन एक ही है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फोल्डेड कर दिया गया, सरफेस एरिया को बढ़ा दिया गया कि ईटीएस ज्यादा रख सके। आया समझ में? तो ईटीएस का साइड कहां है? क्लियर है। सर ईटीएस में होता क्या है, एक लाइन में बता दो ना, पूरा डिटेल करेंगे, लेकिन ईटीएस एक लाइन में बता दो। NAD+ ने हाइड्रोजन पकड़ा था, हाइड्रोजन के अंदर इलेक्ट्रॉन थे, प्रोटॉन थे। बेटा उसने इलेक्ट्रॉन दे दिया, इलेक्ट्रॉन दे दिया, तभी तो नाम है ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं नाम है, क्योंकि NADH के पास हाइड्रोजन था, इलेक्ट्रॉन भी थे, प्रोटॉन भी था, उसने बच्चा इलेक्ट्रॉन दिया, तो बन गया बच्चा ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये इलेक्ट्रॉन बच्चा स्टेप वाइज सीरीज में, बच्चा सीरीज में एक से दूसरी जगह, दूसरे से तीसरे जगह, तीसरे से चौथे जगह, अल्टीमेटली ये बच्चा ऑक्सीजन को जाएगा। तो टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है? नीट का फेवरेट क्वेश्चन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज द टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। सर प्रोटॉन कहां गया? NADH में तो प्रोटॉन भी तो था ना, हाइड्रोजन पकड़ा था ना, तो इलेक्ट्रॉन ETS में गया, प्रोटॉन क्या हुआ सर? अरे प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाएगा, प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाएगा, इसी से तो ATP बनेगा, इसी से तो ATP बनेगा, और लास्ट में ये प्रोटॉन भी हाइड्रोजन के पास ही जाएगा। तो NADH का डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन तो चला गया, इनडायरेक्टली प्रोटॉन चला गया, तो ऑक्सीजन को मिले इलेक्ट्रॉन भी, ऑक्सीजन को मिला प्रोटॉन भी, तो बच्चा ऑक्सीजन बन गया वाटर। इसी को मेटाबॉलिक वाटर कहते हैं, इसी को बच्चा मेटाबॉलिक वाटर कहते हैं। फिर से क्लियर कर दूं, NAD+ ने हाइड्रोजन पकड़ा, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन भी थे, प्रोटॉन भी थे, इस हाइड्रोजन को पकड़ करके ETS पे ले गया, ETS को बोला मैं 2 इलेक्ट्रॉन पकड़ के लाया हूं, 2 इलेक्ट्रॉन दूंगा तुझे। ETS बोला ठीक है। ये बच्चा ETS में कई सारे सीरीज में इलेक्ट्रॉन कैरियर जुड़े, जिसे आप कॉम्प्लेक्स सिस्टम कहते हैं, कॉम्प्लेक्स 1 2 3 4 आप कहते हैं बच्चा, वो सीरीज वाइज इलेक्ट्रॉन को ले जाएंगे और टर्मिनली लास्ट में ऑक्सीजन को दे देंगे, डायरेक्टली नहीं देंगे, सीरीज वाइज ले जाके दे देंगे, टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑक्सीजन। सर प्रोटॉन का क्या हुआ? प्रोटॉन बच्चा ग्रेडियंट बनाने में काम करेगा, प्रोटॉन ग्रेडियंट बनेगा, प्रोटॉन ग्रेडियंट का फॉर्मेशन करेगा ना, और ग्रेडियंट ही टूटेगा बच्चा, एनर्जी देगा, ATP बनाएगा ना। चलिए अब ये प्रोटॉन भी अल्टीमेटली ऑक्सीजन से जाके जुड़ जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली आया, प्रोटॉन इनडायरेक्टली आया, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन आ गए, ऑक्सीजन के पास प्रोटॉन आ गए। अरे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होते हैं सर? 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन, हाइड्रोजन, और हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन मिलकर के बन गए वाटर। वाटर को कहा मेटाबॉलिक वाटर, और जो ETS ने ATP बनाया उसी को कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ETS जो चला, प्रोटॉन ग्रेडियंट बने, उसके हेल्प से ATP बना, तो नाम पड़ा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। याद कीजिए फोटोसिंथेसिस में फोटोफॉस्फोराइलेशन था, क्योंकि वहां पर एनर्जी सनलाइट ने दिया था प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाने के लिए। सनलाइट आया, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट किया, ETS चला, ETS के हेल्प से प्रोटॉन ग्रेडियंट बना,
एनर्जी किसने दिया? सर सनलाइट ने, तो नाम फोटोफॉस्फोराइलेशन। या बच्चा ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा, इलेक्ट्रॉन एक से दूसरी जगह, किसी का ऑक्सीडेशन हुआ, किसी का रिडक्शन हुआ, उस दौरान एनर्जी निकलेगा, उसी से प्रोटॉन ग्रेडियंट बनेंगे, उसी ग्रेडियंट को तोड़ा जाएगा, एटीपी बनेगा, तो नाम पड़ा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो मेरे में से क्लियर है, ठीक है। तो बताइए अब फटाफट, कुछ तो दिमाग में गया चीजें, ठीक है। बताइए ध्यान से, एरोबिक रेस्पिरेशन में कितने पार्ट्स? बोलिए फटाफट। पहला स्टेप, हाँ बोलिए। फर्स्ट स्टेप ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस फिर से क्लियर कर दूं, साइट पूछा जाएगा बच्चा, आंसर साइटोप्लाज्म। कितने स्टेप का है? 10 स्टेप का है, ठीक है। कोई ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, CO2 भी नहीं बनेगा। एरोबिक हो एनारोबिक हो सभी में कॉमन है, कॉमन पाथवे EMP पाथवे। चलिए ठीक है। सेकेंड, अब सारे प्रोसेस का माइटोकॉन्ड्रिया में, सारे प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में, यानी सेकेंड होगा लिंक रिएक्शन, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। बच्चा तुम लोग पुराना जमाना के भी क्वेश्चन बनाते हो ना, जब पैदा नहीं हुए तब भी का भी क्वेश्चन बनाते हो, बहुत सारे मेरे पास क्वेश्चन आते हैं। आधे क्वेश्चन होते पुराने जमाने वाले, जब पैदा नहीं हुए उससे पहले वाले, तुम्हारे पापा शायद तैयारी की होंगे, शायद वो बुक रह गया होगा, उसी से बनाते होगे। तो लिंक रिएक्शन मिल जाएगा बच्चा। दो माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन के बीच जो गैप है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, दो माइटोकॉन्ड्रिया के बीच में जो गैप है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, आउटर चैम्बर में, तो पुराने जमाने के बुक में लिखा है वो लिंक रिएक्शन का होगा। दो मेम्ब्रेन के बीच जो गैप है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, वहां होता है। लेकिन नहीं, मैं एकदम क्लियर कर दूं, आपकी एनसीईआरटी बोलती है मैट्रिक्स, आपकी एनसीईआरटी, आपकी पापा वाली नहीं। आपकी पापा वाली कौन सी बोलती थी? आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है वहां पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, आउटर चैम्बर, बहुत सारे नाम से जाना जाता है, ठीक। तीसरा स्टेप क्रेब साइकिल। क्रेब साइकिल में कोई डाउट नहीं बच्चा, क्रेब साइकिल में कोई डाउट नहीं, इट इज अ मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए अब चौथा स्टेप है ईटीएस। ईटीएस चलाने के लिए मेम्ब्रेन चाहिए, रूल हमने फोटोसिंथेसिस पढ़ा, वहां कहां चला था? सर थैलेकोइड के मेम्ब्रेन पे, थैलेकोइड के मेम्ब्रेन पे चला था ना, वहां भी ईटीएस चला था। तो यहां पर याद कीजिए, साइक्लिक नॉन साइक्लिक पढ़ा है आपने। तो ईटीएस चलाने के लिए मेम्ब्रेन चाहिए, यहां मेम्ब्रेन कौन है? क्वेश्चन आएगा आउटर नहीं बच्चा, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। 4 स्टेप कंप्लीट हो गए, ठीक है। लेकिन अगर बैक्टीरिया है, अगर बच्चा प्रोकैरियोट्स है, वो भी एरोबिक रेस्पिरेशन करता है। ऐसा तो नहीं है कि बैक्टीरिया एरोबिक नहीं करेगा, हम एनारोबिक करेंगे। अरे बैक्टीरिया तो एरोबिक भी कर सकता है, एनारोबिक भी कर सकता है। तो सर उसके अंदर तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। तो बच्चा उसके सारे स्टेप, ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में, लिंक रिएक्शन साइटोप्लाज्म में, क्रेब साइकिल साइटोप्लाज्म में। ईटीएस के लिए मेम्ब्रेन चाहिए, तो वो बच्चा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के होगा। तो सर हम क्या आंसर करेंगे? सर आगे क्रेब साइकिल कहां होता है? तो आप बच्चे प्रोकैरियोट्स नहीं पढ़ रहे हो, आप यूकैरियोट रिस्पिरेशन इन प्लांट पढ़ रहे हो, तो थप्पड़ मारूंगा। सर आपने बोला था क्रेब साइकिल तो प्रोकैरियोट्स में होता है, साइटोप्लाज्म में, मैंने आंसर साइटोप्लाज्म कर दिया, तो थप्पड़ खा भी लोगे ना, क्योंकि टॉपिक का क्या नाम है? रेस्पिरेशन इन प्लांट। तो प्लांट क्या है? प्रोकैरियोट से क्या यूकैरियोट्स है ना, तो यूकैरियोट्स का कहां होगा? माइटोकॉन्ड्रिया ना। तो ज्यादा दिमाग भी लगाना बेटा गलत होता है, ज्यादा दिमाग भी लगाइएगा तो गलत हो जाते हैं आंसर। चलिए तो आपको क्लियर हो गया। इसलिए जो मीजोजोम होता है प्रोकैरियोट्स के अंदर, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन है, उसे इक्विवेलेंट टू माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। जिस तरह से हमारे अंदर में इनर मेम्ब्रेन में बच्चा क्रिस्टी होता है, उसमें ईटीएस होता है, इसी तरह से मीजोजोम में ईटीएस होगा और वो एटीपी बनाने में हेल्प करेगा। ये चीज क्लियर है, तो इसमें कोई गड़बड़ नहीं करना है, ठीक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अब हमें सबके डिटेल में जाना है, सभी के डिटेल में जाना है ना, ध्यान से सुनिएगा। फिर हम लोग एनारोबिक पे भी, फर्मेंटेशन पे भी बात करेंगे, लेकिन बच्चा बाद में, लास्ट में करेंगे तो ज्यादा क्लियरिटी रहेगी। ग्लाइकोलिसिस में क्या होगा? एक मॉलिक्यूल बच्चा ग्लूकोज है, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज है, कितने कार्बन बच्चा? बैलेंस करना बताया था, 6 कार्बन के हैं, ठीक। ग्लाइकोलिसिस 10 स्टेप का, मैं 10 स्टेप नहीं बता रहा, कीवर्ड बताऊंगा, कीवर्ड जो एग्जाम में आएगा, कीवर्ड केवल बताऊंगा जो एग्जाम में आएगा, ठीक है। एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज है, ग्लाइकोलिसिस में जाएगा, 10 स्टेप का है ना। वो बच्चा 6 कार्बन वाला फिर से बना दूं कि तुम्हें दिमाग में बच्चा भेजे में घुस जाए, 3 4
5 और 6 बीचों बीच से तोड़ दो तो 3 कार्बन वाले पायरुविक एसिड ऐसे ऐसे 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे। तो 2 into 3 बच्चा बैलेंस हो गया 6। ठीक है, तो याद रखना है यहाँ पर क्या बन गया, पायरुविक एसिड कितने मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल। एक पायरुविक एसिड कितने कार्बन का, 3 कार्बन का ऐसे ऐसे 2 मॉलिक्यूल बन गए। चलिए बातें करें। ग्लाइकोलिसिस बेटा 10 स्टेप की, याद रखना ग्लाइकोलिसिस 10 स्टेप का होता है। स्टार्टिंग के ग्लूकोज इनएक्टिव है, उसे एक्टिवेट करने में फर्स्ट स्टेप पे एक एटीपी, थर्ड स्टेप पे एक एटीपी, यानी कि बेटा फर्स्ट और थर्ड स्टेप पे एक एक एटीपी कंज्यूम हो जाएगा। यानी हमारे बच्चा 2 एटीपी लॉस हो गए, मिलना जुलना कुछ नहीं, 2 एटीपी खर्च हो चुका है, 2 एटीपी बच्चा खर्च हो चुके हैं। हाँ चलिए 2 एटीपी खर्च हो गया। लेकिन सेवेंथ स्टेप पे बच्चा, सेवेंथ स्टेप पे, स्टेप नंबर 7 पे 2 एटीपी बनेगा, 2 मॉलिक्यूल बच्चा, एक मॉलिक्यूल नहीं 2 मॉलिक्यूल। और 10th स्टेप पे 2 मॉलिक्यूल एटीपी का फॉर्मेशन होगा। तो यहां पर से बनेंगे बच्चा 2 एटीपी। आप एनसीईआरटी में चेक कीजिएगा, 10th पे बने बेटा 2 एटीपी, टोटल हमारे पास आगे बच्चा 4 एटीपी। 2 खर्च हुआ 4 गेन हुआ, 2 खर्च हुआ 4 गेन हुआ, नेट बोल देते हैं 2 एटीपी, क्योंकि 4 रुपये खर्च कमाया, गेन हुआ और 2 खर्च हो गए, तो नेट बेटा 2 एटीपी। लेकिन छठा नंबर स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 नंबर स्टेप पे बेटा ऑक्सीडेशन होगा। मैंने क्या बोला था, ग्लूकोज के अंदर हाइड्रोजन होते हैं, इस हाइड्रोजन को निकालना है, हाइड्रोजन होते हैं, हाइड्रोजन को निकालना है, ऑक्सीडेशन करना है। हाइड्रोजन कौन निकालेगा, तो यहाँ पर 6 नंबर स्टेप पे याद रखिएगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ NAD+ आएगा और ये बच्चा हाइड्रोजन ले लेगा, 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन ले लिया, 2 हाइड्रोजन ले लिया, NADH, 2 मॉलिक्यूल NADH और H+ बन गए, 2 मॉलिक्यूल NADH बन गए बच्चा। सर ये NADH का क्या होगा आप बताइए। लेकिन बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। ये NADH बच्चा अगर ऑक्सीजन है तभी ETS में जा पाएगा, नहीं है ऑक्सीजन बच्चा बर्बाद हो जाएगा। इसलिए आप पढ़ते थे एनारोबिक रेस्पिरेशन में कितने एटीपी का लॉस हो गया, बोलो बनाया होगा तो बोला था बेटा 6 एटीपी का लॉस हो गया। सर क्यों, अब समझ में आएगा। अगर सेल में ऑक्सीजन है तो ETS चलेगा बेटा, शर्त है, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो ETS नहीं चलेगा। सर ETS में क्या होगा, ये NADH आएगा, ये बच्चा अपना इलेक्ट्रॉन ETS को दे देगा, ये इलेक्ट्रॉन कहां चला गया बच्चा, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन पे, ये तो समझा रखा है आपको। 2 इलेक्ट्रॉन थे, दोनों बच्चा ऑक्सीजन के पास चले गए, बच गया 2 प्रोटॉन। ये 2 प्रोटॉन बच्चा प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाएंगे और 2 प्रोटॉन से जो ग्रेडियंट बनेगा ये बच्चा प्रोटॉन दे दिया। अब प्रोटॉन कुछ ग्रेडियंट बनेंगे ना, और इस ग्रेडियंट से बच्चा लगभग हमें 3 एटीपी मिलता है। एनसीईआरटी कहता है बच्चा एक NADH से हमें 3 एटीपी का फॉर्मेशन होगा। कैसे होगा हम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, ये अभी दिमाग में लगाना। सर 2 ही प्रोटॉन है ना सर, तो 2 प्रोटॉन से तो एक ही एटीपी बनता है, तो दिमाग मत लगाइएगा। यहाँ कॉम्प्लेक्स 1 भी चलेगा 2 प्रोटॉन, कॉम्प्लेक्स 3 भी चलेगा, ऐसे बच्चा कॉम्प्लेक्स 4 भी चलेगा, तो 3 पेयर जाएंगे, 3 एटीपी बनेगा, वो वहां की बातें हैं ना, अभी नहीं सोचना है। ठीक है, तो एक NADH से 3 एटीपी। सर तो यहाँ पास तो 2 NADH है ना, 2 NADH है ना सर, तो 6 एटीपी बन गए ना। हाँ 6 एटीपी का फॉर्मेशन होगा, एक NADH से 3 एटीपी एनसीईआरटी में लिखा है, तो 2 NADH से 6 एटीपी हो गया। इसी को कहते हैं बेटा ऐसा एटीपी जो ETS बनाए OP कहलाएगा। सर प्रोटॉन क्या हुआ, क्या बोला था, अल्टीमेटली प्रोटॉन भी ऑक्सीजन के पास आएगा, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन मिल गए, ऑक्सीजन से वाटर बन गया। तो बताइए ना 2 NADH आया था तो अल्टीमेटली बेटा 2 वाटर बन जाएगा, इसी को मेटाबॉलिक वाटर कहेंगे। तो छठा स्टेप फिर से क्लियर कर दो। छठा स्टेप में ऑक्सीडेशन हुआ 2 बार, 2 NADH बने, एक NADH इक्विवेलेंट टू 3 एटीपी, 2 NADH 6 एटीपी, 1 NADH इक्विवेलेंट टू 1 वाटर, 2 NADH इक्विवेलेंट टू 2 वाटर हो गया।
चलो, तो अब हम लोग ग्लाइकोलिसिस का हिसाब किताब देख ले भाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट अगर बोला जाए, आपको कुछ आए या ना आए, ये चीज आना चाहिए। ग्लाइकोलिसिस का हम लोग क्या करें, हम लोग हिसाब किताब जिसे कहते हैं बच्चा बैलेंस शीट बना के दिखाए। कितने स्टेप का, आप बोलिए कितने स्टेप का ग्लाइकोलिसिस? सर 10 स्टेप का। इसे ईएमपी पाथवे कहते हैं। इसमें ऑक्सीजन यूज नहीं होता, इसमें CO2 निकलता नहीं है, ठीक है। एंजाइमेटिक प्रोसेस है, ठीक है। यहाँ पर 1 और 3 पे 2 एटीपी खर्च हो जाएगा, 7 पे 2 एटीपी, 10 पे 2 एटीपी, टोटल 4 एटीपी का गेन होगा। ऐसा एटीपी जो बच्चा सबस्ट्रेट बनाएगा, ईटीएस से नहीं बना, ईटीएस से नहीं बना, उसे एसएलपी कहेंगे। सबस्ट्रेट ने बना के दिया, 7 पे 2, 10 पे। छठा नंबर स्टेप पे ऑक्सीडेशन होगा, NADH बनेगा, ईटीएस में जाएगा अगर ऑक्सीजन है तो, नहीं तो बेटा वेस्ट हो जाएगा। याद रखना, अगर ऑक्सीजन नहीं है, ईटीएस नहीं चलेगा, NADH देगा लड्डू। हाँ, तो बेटा मिलना था 6 एटीपी, मिला लड्डू, 6 एटीपी का लॉस हो जाएगा। ये क्वेश्चन बनाया होगा तुमने। चलिए सर, अभी ऑक्सीजन है, छोड़िए ना सर, ऑक्सीजन नहीं है, हम उसमें काय के लिए टेंशन ले, ऑक्सीजन है ना, ठीक है। ऑक्सीजन है तो ईटीएस पे गया, 6 एटीपी बना, 2 NADH, 2 वाटर बने, खत्म। तो ग्लाइकोलिसिस में कितने एटीपी बने ये आपको बताना है, कितने वाटर बने ये बताना है, और कितने बच्चा CO2 बना ये बताना है। तो CO2 बच्चा लड्डू बना, सबको आता है लड्डू। अरे 6 कार्बन था, पायरुविक एसिड 2 मॉलिक्यूल बने, 6 कार्बन तो हो ही गया। चलिए एटीपी बनने के 2 कहानी, एक है बच्चा SLP और एक है बच्चा OP, जो डायरेक्टली बने सबस्ट्रेट से SLP 7 पे और 10 पे, ठीक है। चलिए, तो SLP पे कितने बने थे बच्चा? 2, 7, 2, 10 पे 4 एटीपी। OP छठे नंबर पे कितना बना था? 1 NADH से 3 बनते हैं, 2 NADH से 6 बन के, तो 6 एटीपी। 6 और 4 कितना होता है सर? 10 होता है। और खर्च कितना हुआ? -2 सर, 1 और 3 पे, तो नेट कितना हुआ? 8 एटीपी। 8 एटीपी बन गए। लेकिन अगर ऑक्सीजन होगा तो, क्योंकि तभी एटीएस चलेगा, तभी 6 एटीपी बनेंगे। एनारोबिक है तो सर ईटीएस नहीं चलेगा, केवल 2 एटीपी बनेंगे, एसएलपी वाले, NADH वाले लड्डू। चल, वाटर के बैलेंस में आपको नहीं पढ़ना चाहिए, मेरी सलाह है। आज तक नहीं पूछा है, बहुत कंफ्यूजिंग है, एनसीईआरटी में नहीं है मेंशन, मत पढ़िए, फिर भी सिंपल भाषा में सीख लीजिए। 2 NADH बने, 2 मेटाबॉलिक वाटर बना, हो गया कहानी, ठीक। ये याद रखिएगा, कोई गड़बड़ नहीं करना है, कोई गड़बड़ नहीं करना है। आपको बच्चा ग्लाइकोलिसिस क्लियर है। अब कंफ्यूजिंग पॉइंट थोड़ा हाई फाई, PF के एंजाइम फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, जो स्टेप नंबर 3 पे यूटिलाइज होगा बच्चा। स्टेप 1 ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनना, स्टेप 2 ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनना, स्टेप 3 फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बनना। स्टेप 3 में एंजाइम चाहिए PF के, ये पेस मेकर एंजाइम है, पेस मेकर एंजाइम है। पेस मेकर कहने का मतलब है इसके पास कंट्रोल है। जब सेल में एटीपी ज्यादा है तो ग्लाइकोलिसिस को कम कर दो, स्लो कर दो, रोक दो। लेकिन जब एटीपी कम हो गया, एनर्जी कम हो गया, तो रिएक्शन को फास्ट कर दो। ये इसके पास एबिलिटी है, रिएक्शन ग्लाइकोलिसिस को आगे बढ़ाना, घटाना, इसके पास है, इसलिए नाम है पेस मेकर एंजाइम, ठीक है। हाई फाई है, मत कीजिएगा, एनसीईआरटी में नहीं। सेकंड, सर हम ना बनाते थे कौन रिवर्सिबल इरिवर्सिबल है, पागल हो इसलिए बनाते हो ऐसे क्वेश्चन। 1, 3 और 10 को छोड़ करके सारे स्टेप रिवर्सिबल है, नहीं आएगा क्वेश्चन। 1, 3 और 10 इसको छोड़ दीजिए, बाकी सारे जो स्टेप है सारे के सारे रिवर्सिबल है, तुम्हारे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। एक एनसीईआरटी का है, बच्चा बड़ा कंफ्यूज करता है, मेरे पास कई बार मैसेज आया ना कि सर ये ग्लूकोज है, ठीक है, ये सर ग्लूकोज है, और ग्लूकोज में पहले 1 एटीपी खर्च किया, सर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बने, फिर सर हमने फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना दिया। चलिए यार, लेकिन सर एनसीईआरटी में एक वर्ड लिखा है कि सुक्रोज आएगा तो क्या होगा। चलिए सुनिए, ये एनसीईआरटी का लाइन है, बच्चा अपने मन से कुछ भी निकाल लेता है, उसका मीनिंग नहीं समझ में आता है तो अपना थ्योरी, अपना साइंटिस्ट बन जाता है। पूछ लो रे भाई, बाद में फिर रोते हुए आएगा। सुक्रोज है तो सुक्रोज बच्चा डाइमर होता है, एक ग्लूकोज एक फ्रक्टोज से बना होता है, एक बच्चा GA एक बच्चा FA, आपको मालूम है ना, डाइमर होता है।
सुक्रोज इन्वर्टेज के हेल्प से, इन्वर्टेज एंजाइम के हेल्प से टूटेगा और बच्चा एक ग्लूकोज बना दिया, एक ग्लूकोज बना दिया, हो गया, बच गया क्या, फ्रक्टोज। अब क्या करेगा, ये जो बच्चा फ्रक्टोज बना, वो फ्रक्टोज बच्चा लोग डायरेक्टली एक एटीपी खर्च करके फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सुक्रोज कैसे रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करता है, क्लियर है, एनसीईआरटी में लिखा है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। सुक्रोज डाइमर है, एक ग्लूकोज एक फ्रक्टोज, ग्लूकोज एटीपी लिया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलाइसिस का पार्ट बन गया। फ्रक्टोज जो बचा वो डायरेक्टली बचा, एक एटीपी यूज किया, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया। तो ये चीज में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सर एंजाइम याद करना है क्या, एक बार बच्चा आ चुका है फर्स्ट, लेकिन मत याद कीजिएगा, पहला एंजाइम आ चुका है कि ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कैसे बनेगा, हेक्सोकाइनेज, बस ये याद कर लीजिए, इनफ है। हाँ तो याद रखिए, एकदम क्लियरिटी दिमाग में मेंटेन रखिएगा। ग्लाइकोलाइसिस 10 स्टेप का, कोई ऑक्सीजन की नीड नहीं, कोई CO2 नहीं निकलेगा, एरोबिको एनारोबिको दोनों में कॉमन होगा। फर्स्ट स्टेप 3 स्टेप पे एटीपी खर्च होगा, 7 पे 2 एटीपी, 10 पे 2 एटीपी बनेंगे, 4 एटीपी बनेगा SLP से। छठे स्टेप पे ऑक्सीडेशन होगा, 2 बार 2 NADH बनेगा, 6 एटीपी, 2 NADH 2 वाटर। सारा चीज एकदम बच्चा दिमाग में फिट रखिएगा। एक्स्ट्रा क्वेश्चन में PFK हो गया, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज पेसमेकर एंजाइम। स्टेप 1, 3 एंड 10 को छोड़ दीजिए, सभी रिवर्सिबल होंगे, ठीक है। हाई फाई क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। अब हमारा हो जाएगा 2 पायरुविक एसिड बन गए, तो हमारा चलेगा 2 टाइम्स PA, समझ में आ रहा है ना, PA मतलब पायरुविक एसिड, ठीक है। तो ये बच्चा कितने कार्बन का था, 3 कार्बन का था, 3 कार्बन के थे पायरुविक एसिड। चलिए भाई 3 कार्बन लिख दूं। अब लिंक रिएक्शन बच्चा ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। लिंक रिएक्शन का मतलब सर ग्लूकोज क्रेब्स साइकिल को जोड़ने वाला रिएक्शन, गेटवे पाथवे, गेट में जाना है, अंदर करना है ना, गेट चाहिए। क्रेब्स साइकिल में जाना है, गेट खोलिएगा तभी तो जाइएगा। चलिए क्या होगा सर बताइए ना। चलिए बहुत आसान है, सबसे पहले यहां पास होगा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। यहां पर बच्चा 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड है, देखिए 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड है, तो 2 NAD+ आएगा, 2 NAD+ आएगा और 2 NADH में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 NADH में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। 2 NADH का क्या होगा वो तो आपको मालूम है, ठीक है। सेकेंड चीज डीकार्बोक्सिलेशन होगा। एक पायरुविक एसिड बचा 3 कार्बन का है, एक लिंक रिएक्शन होगा तो एक CO2 निकलेंगे। यहाँ 2 पायरुविक एसिड है, 2 बार डीकार्बोक्सिलेशन होगा, 2 CO2 निकलेंगे। सर ऑक्सीडेशन भी हो गया, डीकार्बोक्सिलेशन भी हो गया, इसलिए तो आपकी एनसीईआरटी कहती है ये ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन है। आपकी एनसीईआरटी से कहती है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन है, क्योंकि ऑक्सीडेशन भी हुआ और डीकार्बोक्सिलेशन भी हुआ, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन लिखती है, ठीक है। नीट पिछले बार 2 बार हुआ था, आपको शायद नहीं मालूम। एक बार कोविड वाले के चक्कर में कुछ बच्चे रह गए थे देना, उनके लिए वापस एग्जाम हुआ था। ये क्वेश्चन आया था, एंजाइम बताइए। ये बेटा एक कॉम्प्लेक्स एंजाइम के हेल्प से होगा, जिसका नाम है बेटा पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस, PDH, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस। एनसीईआरटी का लाइन है, देखो ना नाम है पायरुविक एसिड, उसमें से हाइड्रोजन निकला, तो एंजाइम का नाम पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस। इसे काम करने के लिए कोफैक्टर चाहिए, 5 कोफैक्टर होते हैं, आपको नहीं जानना। एनसीईआरटी में एक ही मेंशन है, Mg+2। एनसीईआरटी खोलिए, एनसीईआरटी में ढूंढिए एनसीईआरटी में Mg+2 आपको मिल जाएगा। इसके अलावा भी होते, नहीं जानना है। लिपोइक एसिड होता है, TPP होता है, नहीं Mg+2 तो एक है ही है ना, TPP है, लिपोइक एसिड है, कोई एंजाइम है, आपको बच्चा नहीं जानने की जरूरत है क्योंकि एनसीईआरटी में गिवन नहीं है। चलिए अब क्या बनेगा, 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड थे तो बन गए 2 एसिटाइल कोएंजाइम A। कितने कार्बन के भाई साहब, सर बहुत आसान है, पायरुविक एसिड 3 कार्बन का था, पायरुविक एसिड 3 कार्बन के थे, एक कार्बन निकला CO2 के फॉर्म में, तो सर 2 कार्बन के एसिटाइल कोएंजाइम में बने। 2 पायरुविक एसिड 6 कार्बन था, 2 एसिटाइल कोएंजाइम 4 कार्बन के, हमारा बैलेंस है, तो 2 कार्बन CO2 के फॉर्म में
रिलीज हो गया क्योंकि 2 बार लिंक रिएक्शन हुआ। चलिए अब क्या करना है, हिसाब किताब कर ले क्या। चलिए अब हम लोग इसका बैलेंस शीट बना लेते हैं। लिंक रिएक्शन में बताइएगा, आप बताइए लिंक रिएक्शन में बच्चा कितने एटीपी बने, सोचिए, दिमाग पे जोर लगाइए, कितने CO2 बने, कितने वाटर बने, यानी बच्चा बैलेंस पे बातें कर ले। तो सर एक ग्लूकोज खाएंगे 2 पायरुविक एसिड बनेगा, 2 बार लिंक रिएक्शन चलेगा, 2 बार लिंक रिएक्शन चलेगा, 2 का हिसाब किताब कीजिए ना सर। हाँ तो 2 चलेगा बच्चा, तो कितने CO2, 2 CO2 याद हो गया। चलिए अब बताइए वाटर 2 NaDH बना, ऑक्सीडेशन हुआ ना, 2 NaDH बना, ETS में जाएगा, 2 मेटाबॉलिक वाटर बनेंगे, 2 मेटाबॉलिक वाटर बन गया। चलिए हो गया। सर ATP SLP से कितना बनेगा सर, और OP से कितना बनेगा, तुम बताओ। क्या SLP बना बच्चा, अगर बनता तो मैं बताता ना, नहीं बनता। SLP हो गया बेटा लड्डू, सबस्ट्रेट से डायरेक्टली नहीं बना, ऑक्सीडेशन से बना। ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन निकला, NAD+ ने पकड़ा, उस हाइड्रोजन को ETS में ले जाके दे दिया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चला, प्रोटॉन से प्रोटॉन ग्रेडियंट बने, ग्रेडियंट टूटा, ATP दिया, 1 NAD से 3 ATP, 2 NADH से 6 ATP। तो क्या आपको इस सिंपल भाषा में समझ में आती है? 6 ATP, 2 वाटर, 2 CO2। अब भेजे पे दिमाग में थोड़ा जोर लगाओ। तुम्हें चाहिए बच्चा 38 ATP, एक ग्लूकोज में मिलते 38 ATP, ग्लाइकोलिसिस में बना 8 लिंक रिएक्शन में बना 6 14 14, यानी सर 24 ATP क्रेब्स साइकिल देगा। हाँ लॉजिक तो यही कहते। अरे तो टोटल चाहिए 38 ना, 8 ग्लाइकोलिसिस, 6 लिंक रिएक्शन, 14, 38 माइनस 14 24। तो सर क्रेब साइकिल तो 2 बार चलेगा सर, 2 एसिटाइल 2 बार क्रेब साइकिल चलेगा। इसका मतलब है एक क्रेब साइकिल से 12 ATP, 2 क्रेब साइकिल से 24 ATP 24, लिंक रिएक्शन से 6 ATP 24 प्लस 6 30, और ग्लाइकोलिसिस से 8 ATP 38 का कहानी क्लियर है। 38 का कहानी क्लियर है। अब इधर उधर तुम झूठ का बेकार का दिमाग लगाते रहते हो, वेस्टेज ऑफ टाइम। 38 क्लियर है, 8 ग्लाइकोलिसिस, 6 लिंक रिएक्शन, 24 क्रेब साइकिल। क्वेश्चन आता है एक क्रेब साइकिल से कितना चला, बच्चा 24 करता है, मारूंगा। एक ग्लूकोज खाया, 2 पायरुविक एसिड बने, 2 लिंक रिएक्शन चला, 2 क्रेब साइकिल बनेगा, 2 क्रेब साइकिल चलेगा, एक क्रेब साइकिल से 12, 2 क्रेब साइकिल से 24, लिंक रिएक्शन, 2 लिंक रिएक्शन 6 24 और 6 30, एक ग्लाइकोलिसिस 8, 38 का हिसाब किताब क्लियर है। चलिए आगे बढ़िए। चलिए सर, यानी सर अब हमें क्रेब साइकिल पढ़ना है, एक क्रेब साइकिल पढ़ेंगे, अभी एक पढ़ेंगे एक टर्न, फिर बेटा मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, आता है ना। राम ने आम खरीदा 10 रुपये में एक आम, तो 2 आम का कितना दाम था, 10 × 2 20 रुपए। तो हम एक क्रेब साइकिल पढ़ेंगे। सर क्रेब साइकिल कहां चलेगा बोलो, ध्यान से बच्चा, क्रेब साइकिल कहां चलेगा, तो आपको मालूम है मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, क्रेब साइकिल। सर नाम क्यों पड़ा, हैंस क्रेब साहब ने ढूंढा था, साइंटिस्ट के नाम पे, तुम भी ढूंढो, तुम्हारे नाम पे भी पड़ेगा। इसे बेटा सिट्रिक एसिड साइकिल क्यों कहते हैं सर, सिट्रिक एसिड साइकिल क्यों कहते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल क्यों कहते हैं सर ना, क्योंकि इसका पहला प्रोडक्ट है वो सिट्रिक एसिड बनेगा, इसलिए सिट्रिक एसिड साइकिल कहते हैं। सेकेंड चीज सर, इसे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल क्यों कहते हैं, पहला प्रोडक्ट कौन बना, सिट्रिक एसिड। और सिट्रिक एसिड में बेटा 3 कार्बोक्साइल ग्रुप होता है, 3 कार्बोक्साइल ग्रुप होता है, यानी 3 COOH होते हैं, फंक्शनल ग्रुप COH 3 बार होता है, इसलिए नाम पड़ा ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। इसे बेटा 3C भी कह देते हैं, डू नॉट कंफ्यूज विद C3। C3 तो बेटा केल्विन पाथवे है, इसे 3C क्यों कहा, क्योंकि 3 कार्बोक्साइल ग्रुप है, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट सिट्रिक एसिड में। चल क्लियर है। अब बताइए कितने स्टेप का, एनसीईआरटी में नहीं है, डिटेल से नहीं है बच्चा, चुन्नू सा है, तो ओवरऑल प्रोसेस में बता दूंगा, 10 स्टेप एक बार रिवाइज करा देता हूं, मतलब ट्रिक से, ठीक है। आपको तो एनसीईआरटी फॉलो करना है। टोटल बच्चा ग्लाइकोलिसिस 10 स्टेप के थे, तो क्रेब साइकिल भी 10 स्टेप के। तो सर साइकिल क्यों बोला, ग्लाइकोलिटिक साइकिल क्यों नहीं कहते, वो लीनियर है।
ग्लूकोज पायरुविक एसिड में बना, क्या पायरुविक एसिड वापस से ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ क्या? नहीं सर, लेकिन यहाँ होगा, यहाँ वापस से सेम चीज घूम जाएगा, इसलिए साइकिल के कितने स्टेप? 10 स्टेप। ध्यान से सुनना सर, हर स्टेप के लिए एंजाइम चाहिए। हाँ, कितने एंजाइम चाहिए? 10। सारे एंजाइम मैट्रिक्स में होंगे, सारे एंजाइम मैट्रिक्स में होंगे एक्सेप्ट सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, ये बच्चा इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। फिर से सुनो, क्रेब्स साइकिल 10 स्टेप के, एंजाइम चाहिए 10, सारे एंजाइम मैट्रिक्स में एक्सेप्ट सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, जो होगा इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पे, और ये बच्चा कॉम्प्लेक्स 2 के नाम से भी जाना जाएगा। यानी कि क्रेब्स साइकिल का जो एंजाइम है वो ईटीएस का भी पार्ट है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कॉम्प्लेक्स 2 सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज को कहते हैं, और ये क्रेब्स साइकिल का भी स्टेप है, 8 नंबर स्टेप होगा। चलिए एक तो ट्रिक्सी का 10 स्टेप। सर 10 स्टेप याद नहीं होता, याद करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। एक चीज याद करा दूं, 10 स्टेप में बच्चा जो भी 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर, जो बच्चा इवन नंबर का स्टेप है, 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर, जो बच्चा इवन नंबर का स्टेप है, 2 को हटा दीजिए, बाकी जो बच गए 4 नंबर, 6, 8 और 10 पे बेटा ऑक्सीडेशन होगा। बहुत शानदार ट्रिक हो गया। यानी चौथे नंबर पे ऑक्सीडेशन, छठे नंबर पे ऑक्सीडेशन, 8वें नंबर पे ऑक्सीडेशन, 10वें नंबर पे ऑक्सीडेशन। सर कौन करेगा ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन का मतलब सर थप्पड़ मारूंगा, हाइड्रोजन का निकलना, इलेक्ट्रॉन का निकलना, ऑक्सीडेशन होता है। सर कौन करेगा? ध्यान से सुनना, ये मजेदार क्वेश्चन है। चौथे नंबर पे नेड साहब, छठे नंबर पे नेड साहब, 10वें नंबर पे नेड साहब, 3 भर नेड करेगा। और बेटा 8वें नंबर पे फैड साहब करेंगे, फैड साहब करेंगे। यानी कि फिर से सुन लो, फिर से सुन लीजिए, क्रेब्स साइकिल 10 स्टेप के जो भी इवन नंबर का स्टेप है 2, 4, 6, 8 और 10, 2 को कट मारिए। यानी 4 पे ऑक्सीडेशन, 6 पे ऑक्सीडेशन, 8 पे ऑक्सीडेशन, 10 पे ऑक्सीडेशन, 4 बार ऑक्सीडेशन होगा। सर ऑक्सीडेशन नेड करेगा, फैड करेगा। 4th नंबर पे नेड, 6 नंबर पे नेड, 8 नंबर पे नेड और 8 नंबर पे बच्चा फैड करेगा, फैड करेगा। इसका मतलब है सर जो बच्चा दिमाग लगा लिया, प्रॉब्लम यही सॉल्व हो गया। सर चौथे नंबर पे नेड करेगा 1 नेड, छठे नंबर पे नेड करेगा 2 नेड, 10वें नंबर पे नेड करेगा 3 नेड। सर 3 नेड बना, 3 NADH बने ना, तो सर NADH कहाँ जाएगा? थप्पड़ मारूंगा, ETS में जाएगा। ETS में 1 NADH से 3 ATP, तो 3 NADH से 9 ATP, 9 ATP बन गया। हाँ सर याद हो गया। सर फैट एक ही बना, बेटा फैट में ताकत कम होती है, एक FADH2 से केवल 2 ATP बनता है, एक FADH2 से केवल 2 ATP बनता है। ये मैं नहीं, आपकी NCERT कहती है। मैं कौन होता हूं भाई? 2 ATP बनती है, तो 9 और 2 कितना हो गया बच्चा? 9 2 11 ATP, 11 ATP बन गए क्रेब्स साइकिल से। सर आपने बोला था 12 ATP बना ही, 11 ATP, 1 ATP क्या खा गए क्या? ये नीट का क्वेश्चन था पिछले साल का, क्या कि कहां खा गए ATP, कहां खा गए, ये क्वेश्चन था क्या? हाँ यही था, वो था कि 1 ATP कहां से आएगा? 11 तो पता है, 1 ATP डायरेक्टली SLP से आएगा। यही था क्वेश्चन नीट का कि क्रेब्स साइकिल में, एक साइकिल में कितने बार SLP होगा? आंसर 1। आंसर बेटा 1। 1 ATP SLP से आया तो, और 11 बेटा ETS से आया। ETS वाले से जो आता है उसे OP कहते हैं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन कहते हैं। तो 11 और 1 कितने होते हैं? 12 ATP, 12 ATP का हिसाब किताब बच्चा क्लियर है? दिमाग में भेजे में सेट कर लो, सेट कर लो, ये बहुत काम आने वाला है ना। यही सबसे इंपॉर्टेंट लाइन था ना, 11 ATP कैसे बने, 1 ATP कैसे बना, एकदम क्लियर है। चलिए ATP का हिसाब किताब बताया। अब देखो जो बच्चा 1, 3, 7, 5, 7, 9, ये कौन नंबर स्टेप है? सर ये तो
ऑड नंबर स्टेप है, मेरी क्लास भी है यार, मैं तो आज अच्छे से करा ही देता। चलो ठीक है, अभी है आधा घंटा। हाँ 1 3 5 7 एंड 9, बेटा 5 को हटा दो, 1 पे, 3 पे, 7 पे, 9 पे वाटर खर्च होगा, वाटर खर्च होगा, वाटर खर्च होगा, खर्च होगा, ऐड होगा। लेकिन वाटर तो याद ही नहीं रखना था। हाँ टेंशन नहीं लेना है, वाटर याद ही नहीं रखना, वाटर याद ही नहीं रखना है। इधर हाई फाई में बना दिया गया, भूल जाओ भूल जाओ। तुम्हें बेटा CO2 पे कंसंट्रेट करो और ATP पे कंसंट्रेट करो, वाटर को भूल जाओ, नहीं तो बेटा फंस जाओगे। फिर भी याद कराने के लिए बता दिया, जो भी ऑड नंबर है 1 3 7 9 यहाँ पर वाटर खर्च होगा, यानी सर 4 वाटर खर्च होंगे क्या? हाँ -4 A2। ये बताओ ध्यान से, ये बताओ ध्यान से, वाटर बनेंगे कितने? कोई बता सकता है क्या? वाटर बनेंगे कितने? सर दिमाग अगर मेरे पास होगा भेजा तो सोच सकते। एक क्रेब साइकिल 4 बार ऑक्सीडेशन, 3 नेड साहब, 1 फैट साहब, 3 नेड ETS में जाएगा, ATP बनेगा, लेकिन एक NAD से, एक NADH से एक वाटर भी तो बनता है, तो 3 NADH, 3 वाटर, 1 FADH2, 1 वाटर। हर नेड से फैट में हाइड्रोजन है ना, ऑक्सीजन को दे देगा, वाटर बना देगा। तो सर 4 वाटर बने, 4 बार ऑक्सीडेशन हुआ, 4 वाटर बने। बोले हाँ सर 4 वाटर बने, 4 वाटर बन गए, हाँ 4 वाटर बना, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, यहां पास कितने वाटर बने? 4 वाटर बने। अब यहां देखिए और क्या होगा सर, 4 वाटर बनेंगे, यहाँ पर खर्च कितना होगा उसको हम लोग बाद में करेंगे। फिलहाल इतना है कि हमारे NADH 3 बने थे, 9 ATP, 3 वाटर, 1 FADH2, 1 वाटर और 2 ATP। इतना याद रखो, वाटर को मैं अलग से बैलेंस भी बताता हूँ, क्योंकि मुझे इंपॉर्टेंट बेटा CO2 को बैलेंस करना। एक क्रेब साइकिल में बच्चा 5वां स्टेप और जो 6ठा स्टेप होगा लगातार 2 स्टेप, 5th और 6th स्टेप जो लगातार 2 स्टेप होगा, 5th और 6th 2 स्टेप जो लगातार होगा, वहां पर लगातार बच्चा लगातार सक्सेसिव 2 बार CO2 निकल जाएगा, 2 बार CO2 निकल जाएगा। ये भेजे में बैठा लीजिए, लगातार 2 बार डिकार्बोक्सिलेशन होगा। तो मैं एक बार आउटलाइन दे देता हूं, क्रेब साइकिल 10 स्टेप का, ठीक है, 4 6 8 और 10 पे ऑक्सीडेशन, ठीक है, 3 बार नेट से, 1 बार फैट से, 3 नेट 9 ATP, 1 फैट 2 ATP, 9 और 2 11। स्टेप 7 पे SLP चलेगा, 1 ATP डायरेक्टली सबस्ट्रेट देगा, 12 ATP। 5वें और 6ठे नंबर पे लगातार 2 बार ऑक्सीडेशन होगा। देख लो, एक क्रेब साइकिल में एक एसिटाइल कोएंजाइम आया था, 2 कार्बन वाले, 5वें और 6ठे पे लगातार तुमने CO2 निकाल दिया तो बेटा उसके सारे कार्बन खत्म। 2 क्रेब साइकिल चलेगा, 2 क्रेब साइकिल चलेगा तो 4 CO2 रिलीज होंगे। और लिंक रिएक्शन में 2 CO2 रिलीज हुए थे, 4 और 2 बेटा 6 हो गए कंप्लीट। ग्लाइकोलिसिस में लड्डू, लिंक रिएक्शन में 2, क्रेब साइकिल 2 बार चलेगा, एक क्रेब साइकिल से 2, 2 क्रेब साइकिल से 4, 4 और 2 6 हो गए। एक ग्लूकोज में 6 कार्बन होता है, 6 निकल हो गया। ATP फिर से बैलेंस करो, ग्लाइकोलिसिस में 8, लिंक रिएक्शन में 6, 8 और 6 14, 14। एक क्रेब साइकिल से 12, 11 OP, एक SLP 12, 2 बार क्रेब साइकिल से 24 ATP, 24 6 और 8 हो गया, ठीक है। CO2 भी बैलेंस हो गया, सब कुछ हो गया। सर स्टेप याद करने का कोई ट्रिक्स है क्या? ट्रिक्स है, चलिए 10 स्टेप कैसे याद रखिएगा। देखो बच्चा, लिखो यहां से C फॉर क्रिकेट, C फॉर काउंसिल, क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया, क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया इज ओके, मैच एक होना है इसलिए क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया इज ओके विथ सचिन, उसने टीम में शामिल किया है सचिन को, ठीक है। एक हाँ, क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया इज ओके विथ कोहली, पहले कोहली साहब को बुलाया गया जो सबसे आजकल फ्लॉप चल रहे हैं, कोहली, फिर सचिन, कोहली से तो कुछ हो नहीं रहा है तो सचिन और सहवाग को बुला लिया गया, और सचिन, सहवाग एंड बच्चा फैंटास्टिक, फैंटास्टिक महेंद्र सिंह
ओनी, धोनी की जगह ओनी याद कर लीजिए, धोनी की जगह ओनी याद कर लीजिए। चलिए मैं आप फिर से बोल देता हूं। C for cricket, C for council, I for India. Cricket Council of India is okay with Kohli, Sachin, Sehwag and fantastic Mayank Singh Dhoni. बहुत सारा क्वेश्चन बनाऊंगा, अभी घचपच बंद कर दे, हाँ लॉजिकल समझो, अभी रटना मत स्टार्ट करना है, शॉर्ट ट्रिक आ गया तो उसी के पीछे पागल हो गए, नहीं ये बकवास है। C for citric acid, C for बेटा citric acid, सिट्रिक एसिड पहला प्रोडक्ट सिट्रिक एसिड होता है, इसलिए सिट्रिक एसिड साइकिल, 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। कौनसिल, सिस एकोनिटिक एसिड, सिस एकोनिटिक एसिड। I4 आइसोसिट्रिक एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड। O4 ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड, वहां बच्चा ऑक्सैलो एसिटिक एक होगा, ऑक्सैलोसक्सिनिक बोल रहा हूं, ऑक्सैलो बच्चा सक्सिनिक बोल रहा हूं। K4 बच्चा अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। S4 सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। S4 सक्सिनिक एसिड, S4 सक्सिनिक एसिड। F4 फ्यूमेरिक एसिड, F4 फ्यूमेरिक एसिड। M4 मैलिक एसिड, M4 मैलिक एसिड। और O4 ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। याद करो C4 प्लांट फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, 4 कार्बन का ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, याद आ रहा है? हाँ, अब देखो ध्यान से, इसमें मत फंसना है, सिट्रिक एसिड, सिसैकोनिटिक एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड, ऑक्सैलोसक्सिनिक, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, सक्सिनिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, मैलिक एसिड, ऑक्सैलो एसिटिक। तुम काम पे जाओ, नाम मत याद करो, काम देखो, काम जो आएगा देखो ध्यान से। मैंने बोला था बच्चा स्टेप लिख दूं, ये फर्स्ट स्टेप, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9 और 10। देखो फटाफट करते हैं। मैंने बोला था बच्चा 2 को कांटा मारो, 2 को कांटा मारिए। 4 नंबर पे ऑक्सीडेशन नेट से, 6 नंबर पे ऑक्सीडेशन नेट से, 8 नंबर पे ऑक्सीडेशन फैट से, ये इंपॉर्टेंट हो गया, ये फैट से हो। 10 नंबर पे ऑक्सीडेशन नेट से, तो कितने नेट? 3। एक नेट हाइड्रोजन लेगा, एक 3 एटीपी, 3 NADH 9 ATP क्लियर, एक FADH2 2 ATP, 9 और 2 11। चलो ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनना बच्चे। सिट्रिक एसिड 6 कार्बन का, सिसैकोनेटिक 6 कार्बन का, आइसोसेटिक 6 कार्बन का, ऑक्सैलोसक्सिनिक 6 कार्बन का, ठीक है। अब देखना ध्यान से, ये बच्चा कोहली है, कोहली K4 कोहली है ना, कोहली बच्चा, कोहली से एक पहले CO2 निकलेगा, कोहली से एक पहले बाद में एक CO2 निकलेगा, कोहली से एक पहले CO2 निकलेगा, कोहली के एक बाद CO2 निकलेगा। कोहली बच्चा 5 कार्बन का, क्योंकि सिट्रिक एसिड 6 कार्बन, आइसोसेटिक 6 कार्बन, सिसैकोनेटिक, ऑक्सैलोसक्सिनिक सब 6 कार्बन के, सब 6 कार्बन के ना। कोहली 5 कार्बन का है, इसका मतलब कोहली से एक पहले एक CO2 निकल गया। कोहली 5 कार्बन का है, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड 5 कार्बन की होती है, और कोहली के बाद बच्चा एक CO2 निकलेगा, तो कोहली के बाद सभी लोग 4 कार्बन के होंगे। सक्सिनाइल कोएंजाइम में सक्सिनिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, मैलिक एसिड, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन के, क्योंकि 2 कार्बन का एसिटाइल कोएंजाइम आया था, 2 बार डिकार्बोक्सिलेशन करना था, तो उसने क्या किया, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड 2 कार्बन वाले एसिटाइल कोएंजाइम से बाइंड किया, 4 और 2 6, सिट्रिक एसिड, सिसैकोनेटिक एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड, ऑक्सैलो एसिटिक सक्सिनिक एसिड, कोई डिकार्बोक्सिलेशन नहीं। अब होगा, अब देखो हो गया, एक CO2 निकला, तो अल्फा कीटो 5 का, अल्फा कीटो के बाद सारे के सारे 4 कार्बन। कोहली बच्चा पंजा मारेगा, कोहली बच्चा पंजा मारेगा, 5 रन मारेगा, कोहली से ऊपर के सारे बैट्समैन छक्का मारेंगे 6 कार्बन के, कोहली के बाद के सारे बैट्समैन बेटा चौका मारेंगे। सचिन, सहवाग, फैंटास्टिक, मयंक सिंह, धोनी, ये बच्चा चौका मारेंगे 4 कार्बन वाले। कोहली से सबसे पहले वाले सारे सिट्रिक एसिड, सिसैकोनेटिक, आइसोसेटिक, ऑक्सैलोसक्सिनिक,
ये सभी छक्का मारेंगे, तो कोहली चले जाओ। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ल्ड का बैट्समैन कौन? सबसे इंपॉर्टेंट तो सर ये फर्जी है, कोहली फर्जी, सचिन। तो सचिन कहाँ है? कोहली के बाद सचिन फिर सहवाग, तो सचिन और सहवाग बेस्ट प्लेयर थे। सचिन जो है बच्चा ताकत इतनी होगी कि वो खुद से एटीपी बना देगा, यानी 7वें नंबर पे सचिन साहब है, वही बच्चा नहीं चाहिए ईटीएस डायरेक्टली एटीपी बना देंगे। तो 7th स्टेप पे डायरेक्टली एटीपी का फॉर्मेशन होगा, एसएलपी 7th स्टेप पे होगा। यही नीट का क्वेश्चन था। क्रेब साइकिल में एक ही बार एसएलपी होगा 7th नंबर स्टेप पे। सारे एंजाइम मैट्रिक्स में एक्सेप्ट 8 नंबर का सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस, ये होगा इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पे, इंपॉर्टेंट होगा। 8 नंबर पे फैट होगा तो इंपॉर्टेंट हो गया। 8 नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि फैट से हो रहा है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस से कर रहा है। बस इतना इनफ है, ये याद कर लीजिएगा। एक बार मैं आपको बैलेंस शीट क्रेब साइकिल का बता देता हूं। चलिए बताइए कितना, एक क्रेब साइकिल बच्चा, दो नहीं एक क्रेब साइकिल है ना। अभी कितना CO2 बोलिए, कितना वाटर छोड़िए बच्चा, वाटर के बैलेंस पे हम लोग फंस जाएंगे, पूरा कॉन्सेप्ट खराब कर लेंगे। एटीपी बताइए। अब मुझे मालूम है लेक्चर देखेगा अभी पूछेगा सर वाटर वाला बैलेंस नहीं समझ में आया। मैं जो नहीं मतलब जो छोड़ दिया ना वही पढ़ेगा, और जो बता दिया उसको छोड़ दो। मैंने बेटा इतने सारे पेपर दिए, सर वो वाला पेपर नहीं दिया। अरे भाई जो दिया वो तो पहले बना ले। एटीपी, एसएलपी, ओपी, पहले मैं क्या क्लियर कर दे रहा हूं बेटा, एक का पढ़ रहे। एक क्रेब साइकिल में एक एसिटाइल कोएंजाइम जाएगा, 2 कार्बन का, 5वें स्टेप, 6ठे स्टेप पे 2 बार डिकार्बोक्सिलेशन, 2 CO2 रिलीज, खत्म। एसएलपी एक बार 7 स्टेप पे एक बार होगा, एक एटीपी बना, खत्म। सचिन साहब वर्ल्ड के बेस्ट बैट्समैन। ओपी कहां का, 4, 6, 8, 10, ये था ना। 4 पे नेट 3, 6 पे नेट 3, 10 पे नेट 3, 9, 8 पे फैट 2, 9 और 2 11 एटीपी, 11 और 1 12 एटीपी, 12 एटीपी हो गया। ठीक है। वाटर जितना ऑक्सीडेशन बच्चा, जितना बार ऑक्सीडेशन हुआ उतना वाटर बनेगा। कितने बार ऑक्सीडेशन हुए, 4 बार, 4 वाटर बनेंगे, 4 वाटर बनेगा। इसके अलावा भी सबस्ट्रेट वाटर बनाता है। जैसे आप पढ़िएगा बच्चा, सेकेंड स्टेप पे वाटर बनता है, सेकेंड स्टेप पे बच्चा वाटर बनता है, तो 4 ऑक्सीडेशन हुआ, 4 वाटर, सेकेंड स्टेप पे डायरेक्टली वाटर बनेगा, तो 1 वाटर, 4 और 1 कितने हो गए बच्चा, 5 वाटर हो गए, 5 वाटर बनेगा। और मैंने बताया था 4 खर्च हो जाएगा, 5 बना, 4 खर्च, नेट 1, 2 बार क्रेब साइकिल 2 वाटर, 2 बार क्रेब साइकिल 2 वाटर, लिंक रिएक्शन 2 वाटर, क्रेब्स ग्लाइकोलिसिस 2 वाटर, 6 वाटर। हिसाब किताब क्लियर, मत फंसी वाटर में, मत फंसी। ठीक है, मैंने तो क्लियर कर दिया 6 वाटर कहां से बने। चलिए अब देखिए ध्यान से, 2 बार क्रेब साइकिल चलेगा तो सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सबको 2 बार मल्टीप्लाई कर दो। 2 बार क्रेब साइकिल चलेगा तो 4 CO2, 2 बार क्रेब साइकिल चलेगा तो 24 एटीपी, 24 एटीपी। क्या यहां तक बातें समझ में आती है? क्या यहां तक बातें बच्चा आपको क्लियर कट समझ में आ रही है? बड़ा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो यहां तक आप अच्छे से कर लीजिएगा। क्रेब साइकिल मैंने अच्छे से करा दिया। एक ट्रिक्स मैं बता ही देता हूं बच्चा, मैं बार बार बोला हूं, C6H12O6 देख लीजिए बच्चा। एक और ट्रिक सीख लीजिए, हाइड्रोजन 12 है, हाइड्रोजन 12 है, ऑक्सीडेशन 12 बार होगा। ठीक है, 10 बार नेट साफ करेंगे, 10 बार नेट के थ्रू होगा, 2 बार बेटा फैट के थ्रू होगा। कहां कहां पास होगा आप सोच करके बताइए ना, आप बताइए सोच करके। 10 बार नेट कहां कहां पास हुआ, तो मैं तो फटाफट बोलूंगा, ग्लाइकोलिसिस में 2 बार, लिंक रिएक्शन में 2 बार, एक क्रेब साइकिल में 3, 2 क्रेब साइकिल में 6 बार क्रेब साइकिल, 2 बार लिंक रिएक्शन, 2 बार ग्लाइकोलिसिस, हो गया बच्चा 10। और ग्लाइकोलिसिस में कोई फैट से नहीं होता, लिंक रिएक्शन में कोई फैट से नहीं होता। एक क्रेब साइकिल में 1 बार फैट, 2 बार क्रेब साइकिल में 2 बार फैट, 2 फैट से बच्चा बनेंगे 4 एटीपी, और 10 NAD से बनेगा बच्चा 30 एटीपी, यानी कि बच्चा 34 एटीपी जो है वो तो केवल आपका
ETS से आ रहा है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से आ रहा है 38 में बच्चा 34 ATP तो केवल आपको NAD फैट वाले दे रहे, ETS से आ रही है बच्चा 4 ATP, एक क्रेब साइकिल से एक बार SLP, 2 क्रेब साइकिल से 2 बार SLP, तो 2 SLP से कहां से आएगा? क्रेब साइकिल से, क्योंकि 2 बार क्रेब साइकिल चलेगा। और अब बताइए ग्लाइकोलिसिस में 7 और 10 पे 4 ATP बने थे, 4 ATP बने थे, 2 खर्च हो गए, तो 2 ATP नेट मान लेते हैं ना, तो 2 और 2 कितने होते हैं? 4 ATP यहां से, ठीक है, और 34 ETS से, 34 प्लस 4 38, 34 प्लस 38 हो गए बेटा 38, खत्म कहानी, खत्म कहानी। अब टेंशन नहीं लेना है, अब टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। कुछ कुछ छोटी छोटी बातें कर लेते हैं। ETS बच्चा मैंने बहुत अच्छे से आपको बता रखा है, अब मेरा तो सलाह है अब देख लीजिएगा। हालांकि ETS से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता, 5 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है मेरे व्यू से मैं बता देता हूं। ETS कहां चलेगा? इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पे। सेकेंड चीज, टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, टर्मिनल प्रोटॉन एक्सेप्टर, टर्मिनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर कौन है? हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन है, यानी ऑक्सीजन है। डायरेक्टली बोलिए ETS में कितने कॉम्प्लेक्स सिस्टम है? 5 कॉम्प्लेक्स सिस्टम को बेटा घोट जाइएगा। कॉम्प्लेक्स 1 NADH डिहाइड्रोजिनेज ना, कॉम्प्लेक्स 2 FADH2 डिहाइड्रोजिनेज, कॉम्प्लेक्स 3 साइटोक्रोम BC1 ना, कॉम्प्लेक्स 4 ठीक है AA3 कॉम्प्लेक्स या साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज जो आप पढ़ते हो, और कॉम्प्लेक्स 5 ATP सिंथेस। ये बच्चा 5 कॉम्प्लेक्स सिस्टम आपको अच्छे से याद होने चाहिए, कम से कम नाम तो याद हो बच्चा, नाम तो याद हो, काम याद हो या ना हो, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर आएगा एक NADH से ETS में कितने ATP बनेंगे? मेरे विषय अब बताने की जरूरत नहीं है बच्चा, 3 ATP। एक FADH2 से कितना बनेगा? आंसर है बच्चा 2 ATP। जो इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं, ETS में एक पेयर प्रोटॉन जाएगा यानी 2H प्लस जाएगा, तो बच्चा 5 ATP बनेंगे, 1 ATP बनेगा। 2 प्रोटॉन जाएगा तो 1 ATP का फॉर्मेशन होगा। तो जो ETS आपके NCERT में दिया है बच्चा, NCERT में जो दिया है, एक लाइन में मैं समझाऊं, जो आपके NCERT में ETS दिया है बच्चा, वहां पर एक मॉलिक्यूल NADH भी खर्च हुआ होते हुए दिखाया जा रहा है। NCERT ने एक NADH को इंटर करते हुए दिखाया है। साथ साथ बच्चा आपके NCERT ने एक FADH2 को भी इंटर करते हुए दिखाया है, एक NADH को भी इंटर कराया, एक FADH2 को भी इंटर कराया, और टोटल बच्चा यहाँ पर प्रोटॉन जो है वो 10 पेयर को ट्रांसपोर्ट करते हुए दिखाया गया है। 10 पेयर को ना, 10 पेयर ऑफ प्रोटॉन को ट्रांसपोर्ट करते हुए दिखाया गया है। तो 10 पेयर गए, 10 पेयर गया, हाँ नहीं एक मिनट 5 पेयर, 10 प्रोटॉन है, 5 पेयर, 5 पेयर यानी 10 प्रोटॉन गए हैं यानी 5 पेयर। 5 पेयर है तो 5 ATP, जिसमें बच्चा NADH को 3 ATP का क्रेडिट दे दिया गया, FADH2 का 2 ATP का क्रेडिट दिया गया। देखो जो NCERT में ETS बनाया गया है उसमें दिखाया गया है कि एक NADH और एक FADH2 आता है, इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ETS चलता है, प्रोटॉन ग्रेडियंट बनते हैं, ATP बनता है। एक लाइन में कहानी क्लियर करूं, एक NADH से एक FADH2 इन्वॉल्व हुआ, टोटल बच्चा 5 पेयर, 10 प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट होते हुए दिखाया गया है। कॉम्प्लेक्स 1 से देखिएगा बच्चा 4 प्रोटॉन, कॉम्प्लेक्स 3 से देखिएगा बच्चा 4 प्रोटॉन, 8 प्रोटॉन, और कॉम्प्लेक्स 4 से देखिएगा 2 प्रोटॉन, 10 प्रोटॉन को ट्रांसपोर्ट करते हुए दिखाया गया। 10 प्रोटॉन यानी बेटा 5 पेयर, और NCERT में लिखा है एक पेयर 1 ATP बनाएगा, तो बच्चा 5 पेयर है 5 ATP बनाएगा। मैक्सिमम डोनेशन NADH को माना गया क्योंकि इसने 3 पेयर के आसपास डोनेट किया, तो 3 ATP NADH को दिया गया, 2 ATP FADH2 को दे दिया गया। अगर आपको डिटेल से देखना है तो मैंने आपको ETS का बहुत पहले बच्चा बनाया है, नहीं तो मुझसे लिंक मांग लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये कर लीजिएगा। इसके अलावा RQ वैल्यू तो आपको आता ही है, बस याद करके जाइएगा, प्रोटीन का कितना होगा, लिपिड का कितना होगा, कार्बोहाइड्रेट का कितना होगा, ऑर्गेनिक एसिड का। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होता है, ठीक है। प्रोटीन का 0.9, लिपिड का 0.7, ये आपको आता है, कार्बोहाइड्रेट का 1, ऑर्गेनिक एसिड का मोर देन 1 होता है। लेकिन वो बच्चा ट्राइपैल्मिटीन लिपिड का स्ट्रक्चर बना के देंगे और पूछेंगे कितने CO2 रिलीज हुए, कितने O2 कंज्यूम किया, तो वो डाटा कुछ ऐसा NCERT में शायद दे रखा है 145 CO2 बाई बच्चा कुछ 10
ठीक है, ऐसा करके कुछ डाटा वाटा दे रखा है ना, वो डाटा को याद कर लीजिएगा, केवल लिपिड वाला ट्राइपैल्मिटीन वाला वो डाटा याद करके जाइएगा। कई बार बच्चों को दिया नहीं रहेगा, ट्राइपैल्मिटीन केवल लिखा रहेगा, बच्चों को पता ही नहीं है वो क्या रहा है, तो वो चीज डाटा याद कर लीजिएगा, ये वीवीआई में आता है बच्चा। फिर बच्चों को लगता है कि रिस्पिरेशन जो है वो बच्चा केवल कैटाबोलिज्म हो रहा है, ये गलत है, एनसीईआरटी का लाइन है एम्फीबोलिक, क्योंकि कैटाबोलिज्म तो हो रहा है, टूटने का प्रोसेस तो हो रहा है, लेकिन बच्चा उसकी जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है वो नए बच्चा मॉलिक्यूल बनाने में इन्वॉल्व हो जाते हैं। जैसे अगर आपने क्रेब साइकिल देखा होगा, क्रेब साइकिल आपने देखा होगा, तो क्रेब साइकिल के अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड बच्चा ये ग्लूटामिक एसिड बनाने में इन्वॉल्व हो जाएगा। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है, ये बेटा स्पार्टिक एसिड बनाने में इन्वॉल्व हो जाएगा। स्पार्टिक एसिड यानी इमाइनो एसिड, उससे प्रोटीन बनेगा, यानी इसकी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बच्चा बड़े स्ट्रक्चर बना रहे हैं, यानी एनाबोलिज्म कर रहे हैं। जैसे बच्चा एसिटाइल कोएंजाइम है, वो तो बच्चा डायरेक्टली फैटी एसिड बना देता है, कैरोटीनॉइड्स बना देगा, लिपिड लाइक स्ट्रक्चर बना देगा। सक्सिनाइल कोएंजाइम है बच्चा, जो सचिन तेंदुलकर, वो तो बच्चा क्लोरोफिल बनाने की बात करता है, मैं क्लोरोफिल बनाने में इन्वॉल्व हो जाऊंगा। इसलिए इसके इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बड़े सब्सटेंस मैक्रोमोलिक्यूल्स बनाने में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो ये केवल टूटने का प्रोसेस नहीं है, इसके प्रोडक्ट बाहर निकलेंगे और वो बड़े प्रोडक्ट बनाएंगे, यानी एनाबोलिज्म भी बनाने की ताकत रखते हैं। इसलिए बच्चा हम एम्फीबोलिक कह देते हैं, एम्फी मतलब बोथ, कैटाबोलिज्म भी हो रहा है एनाबोलिज्म भी हो रहा है, तो क्वेश्चन आएगा रेस्पिरेशन इज, बच्चा कर देता है कैटाबोलिज्म, गलती नहीं कीजिएगा, एम्फीबोलिज्म कीजिएगा, एनसीईआरटी का लाइन है। तो मेरे से ये क्लियर है, ठीक है। तो अगर आपको ईटीएस का चाहिए होगा तो मुझसे मांग के देख लीजिएगा, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, आप लोगों ने देखा भी होगा, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा कि और कोई चैप्टर का नीड है, यानी कि एग्जाम होने वाला है, कोई चैप्टर ऐसा लग रहा है जो अभी डिफिकल्ट है। मेरे अकॉर्डिंग तो एक बार ट्रांसपोर्ट का करा दूंगा, प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट करा दूंगा, तो मेरे में से इनफ हो जाएगा। फिर भी आपको लगता होगा तो मुझे बता दीजिएगा, मैं बना दूंगा। मेरे पास भी टाइम है, आपके पास भी टाइम है, टाइम सफिशिएंट है, टेंशन नहीं लेना है, अभी अच्छे से बस पढ़ाई करो, कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए, ठीक। थैंक यू, बाय बाय।